हेलो नमस्कार साथियों। मैं अर्पित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो कुछ एमसीक्यूज बसे हैं कंक्रीटिंग ऑपरेशंस चैप्टर में, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। द वाइब्रेटिंग ऑफ द कंक्रीट बिफोर ग्राउटिंग मेक्स द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि ग्राउटिंग से पहले कंक्रीट का कंपन जो करते हैं, कंक्रीट में जो हम वाइब्रेटर डालते हैं, तो कंक्रीट की गुणवत्ता को क्या बनाता है? क्या पर्याप्त कर देता है, क्या धीमा कर देता है, क्या लो कर देता है, या बेटर कर देता है? तो जनरली जब हम कंक्रीट में अपना, जैसे ऐसे समझिए, जैसे हमारा कंक्रीट है, इसमें वाट्स हैं, इसमें हमारा वाट्स हैं, ये इसमें वाट्स हैं। तो जब हम इसमें वाइब्रेटर डालेंगे तो एक कंक्रीट में जो है, जो ये वर्ड्स हैं इनको बाहर निकाल देगा वर्ड्स को, और कंक्रीट हमारी डेंस हो जाएगी। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी बेटर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट। द लार्ज स्केल सिलिंड्रिकल metal containers used in RMC plants used for storing cement and or fly ash and such cementitious material are named as, यानी कि आरएमसी संयंत्रों में सीमेंट और फ्लाई ऐश तथा अन्य सीमेंट युक्त सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त बड़े आकार के स्टील निर्मित बेलनाकार कंटेनर को क्या कहा जाता है? क्या स्क्रैपर कहते हैं, क्या स्क्रू कन्वेयर कहते हैं, या मिक्सर कहते हैं, या साइलो कहते हैं? तो इसको जनरली साइलो बोलते हैं। जब हम कंक्रीट को जो है अपना आरएमसी प्लांट पे जो है, इसमें सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, एग्रीगेट हुआ, इनको सबको अलग सीमेंटियस मटेरियल जो होते हैं आपका, जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, इन सब मटेरियल्स को जहां पे हम स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइलो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जस्ट वेट 2 सेकेंड। हाँ, सब सही है। व्हाट इज द कन्वेयर सिस्टम यूज्ड for transporting loose materials like soil, ores, coal, concrete without the need for full टोटल इनक्लोजर, यानी कि आपका जो पूर्णतः बंद स्थान की आवश्यकता के बिना खुली सामग्री, जैसे आपका मिट्टी हुआ, अयस्क हुआ, कोई कोयला हुआ, कंक्रीट हुआ, इनके परिवहन के लिए प्रयुक्त कन्वेयर सिस्टम को क्या कहा जाता है? रोलर कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर। तो जनरली हम इनका नाम तो नहीं सुने हैं, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी बेल्ट कन्वेयर होता है। इसमें बेल्ट कन्वेयर में क्या होता है आपका, ये देखिए यहाँ पे, जस्ट वेट 2 सेकंड, फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं आपका शेप्स। ये हमारे रोलर हैं। ये जनरली आपका जो ये होता है बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? बेल्ट कन्वेयर सिस्टम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमारी अनइवन स्लोप हो, यानी कि जहाँ पे हमारी पहाड़ियां हों। जैसे हमारी कोई पहाड़ी है, यहाँ पे हमारा कोई मतलब कि मटेरियल ले जाना होगा, तो हम यहाँ पे लेबर को जाने में दिक्कत होगी ना, तो अपना कंक्रीट कैसे जाएगा? तो कंक्रीट डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक कन्वेयर बेल्ट का माध्यम यूज कर लेते हैं। एक मिनट। ये हमारी कन्वेयर बेल्ट होती है, इसी पे कंक्रीट हमारा जाता रहता है। ठीक है, ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है, इसको ऐसे बना देना है। यहाँ से हमारा कंक्रीट जाएगा। हमारी कोई कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन साइट कंस्ट्रक्शन वर्क करना है। अब हम कंक्रीट, यहाँ पे हमारा आरएमसी प्लांट है, तो हम कंक्रीट को यहाँ पे डालेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में जो है हमारा कंक्रीट लेके चला जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे हमारा हमें कंक्रीट मिल जाएगी। इसको जनरली बेल्ट कन्वेयर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट। एक मिनट। अरे बैठ जाओ फिर। आउट ऑफ द फोर प्रोसेस
लिस्टेड विच इज नॉट द लास्ट प्रोसेस, यानी कि दी गई कार्य प्रक्रियाओं में जो आपका अंतिम प्रक्रिया कौन सी है? हार्डनिंग, इवापोरेशन, कॉम्पैक्शन या फिर सेटिंग? हमारा जो कंक्रीट का हार्डनिंग होता है ये सबसे लास्ट में होता है ना, क्योंकि जब हम कंक्रीट में पानी ऐड करते हैं तो हमारा जो है कंक्रीट में जो है हल्का सेटिंग होने लगता है। फिर जो है हमारा जो है पहले तो हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह निकलती हैं, तुरंत ही जो है जो है उष्मा निकलने लगती है। फिर जब प्लेस कर देते हैं, फिर प्लेस करने के बाद हमको कॉम्पैक्शन की आवश्यकता होती है। कॉम्पैक्शन में जो है हमारा वर्ड्स निकलने लग जो होते हैं, वर्ड्स को निकालना होता है अंदर से ताकि हमारा कंक्रीट डेंस प्राप्त हो। फिर हमारा इवापोरेशन होता है, उसमें से पानी जो होता है वो वाष्पीकृत होने लगता है ना। फिर हमारा हार्डनिंग होता है। लास्ट ऑप्शन ऑप्शन जो है हमारा कंक्रीट हार्ड होता है लास्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट, इन वाटर क्योरिंग मेथड, क्योरिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल और कंक्रीट कॉलम इज कैरिड आउट बाय, यानी कि जल उपचार विधि में कैंटिलीवर दीवारों या कंक्रीट के स्तंभों का उपचार किसके माध्यम से किया जाता है? इमर्जन, स्प्रेइंग फॉगिंग, पॉन्डिंग, स्ट्रीम क्योरिंग? क्या हम यहाँ पे स्प्रिंग ये पॉन्डिंग कर पाएंगे? क्योंकि हमारा ये वर्टिकल मेंबर है। कॉलम पे भाई हम कहाँ पॉन्डिंग कर पाएंगे? ये हमारा कॉलम है, इस पे पॉन्डिंग कर सकते हैं, वर्टिकल मेंबर। पानी ऊपर डालेंगे तुरंत नीचे बहेगा, तो नीचे हमारा कीचड़ हो जाएगा ज्यादा, तो हम पॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है। इमर्जन ये भी नहीं होगा। स्ट्रीम क्योरिंग जो है हम प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए करते हैं। अगर प्रीकास्ट कंक्रीट दिया होता तो प्रीकास्ट कॉलम दिया होता तो हम स्ट्रीम क्योरिंग लगाते, नहीं दिया है तो क्यों लगाएंगे? फिर हमारा जो है अगर यहाँ पे गनी बैग दिया होता तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर गनी बैग होता, स्प्रेइंग फॉगिंग भी नहीं होता। तो गनी बैग नहीं दिया है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, स्प्रेइंग फॉगिंग मेथड जो है हमारा इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ कंक्रीट लेयर इज लिमिटेड टू व्हेन हैंड कॉम्पैक्टेड इज कैरिड आउट, यानी कि जो हम हाथ से संपीड़न करने पर कंक्रीट की परत की मोटाई किस सीमा तक होती है वहां पे करते हैं। जनरली जो कंक्रीट की जो कॉम्पैक्शन करते हैं दो मेथड होते हैं, एक हैंड कॉम्पैक्शन होता है, एक आपका मशीन में कॉम्पैक्शन होता है। हैंड कॉम्पैक्शन जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की तक की जो हमारी कंक्रीट की थिकनेस होती है वहां तक के लिए करते हैं। अब मशीन जो कॉम्पैक्शन होता है वो कब करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, जब हमारा लार्ज प्रोजेक्ट होता है वहां पे हम अपना जो है मशीन कॉम्पैक्शन करते हैं। और थिकनेस अगर हमारी स्मॉल प्रोजेक्ट पे भी करते हैं, कब करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट पे? अगर हमारे कंक्रीट की थिकनेस 20 सेंटीमीटर से अधिक है तो भाई हाथ से नहीं कर पाएंगे ना, कितना कर पाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी है हमारी थिकनेस स्लैब वगैरह की तो उसके लिए हम मशीन कॉम्पैक्शन करते हैं। नेक्स्ट, एलिवेटर्स एंड कन्वेयर्स आर, आपके जो एलिवेटर और कन्वेयर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हॉलिंग इक्विपमेंट्स, होस्टिंग इक्विपमेंट्स, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट्स? आपका ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट्स, क्योंकि जो है हम तो उत्खनन करने के लिए थोड़ी ना एलिवेटर्स का यूज किया जाता है, उसके लिए जंपर टूल वगैरह हो गए। हम्म, आपका जो है फावड़ा वगैरह होता है, हम्म, आपका क्रोबार होता है, ये सब बिल्डिंग स्टोन के अंतर्गत आते हैं, इनका यूज करते हैं। हम्म, तो एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट्स एलिवेटर्स का कोई काम नहीं होता है। तो और होस्टिंग इक्विपमेंट्स भी नहीं होता है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स आपके ये भी नहीं होता है। एलिवेटर्स वगैरह क्या होते हैं? आपका हॉलिंग हॉलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। हॉलिंग इक्विपमेंट्स क्या होता है आपका? जैसे आपका मिट्टी हुआ, पत्थर हुआ, खनिज हुआ, अयस्क हुआ, कोयला हुआ, इन सब मटेरियल को जो है परिवहन में जो प्रयुक्त किया जाता है उन्हें हॉलिंग इक्विपमेंट्स कहते हैं। इनके अंतर्गत आपका जैसे डंपर हुआ, ट्रेलर हुआ, एलिवेटर्स हुआ, कन्वेयर्स हुआ, ये सब आते हैं एलिवेटर्स में। ठीक है। नेक्स्ट, concrete can be pumped up to a height of 100 meter, 10 meter, 50 meter, 80 meter, 65 मीटर। 100 मीटर तो बहुत हो जाएगा यार। 1 मीटर यहाँ पे होगा, ये जीरो काट दीजिए यहाँ पे, इसको कट कर दीजिए, 2 जीरो। ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर।
या फिर 1.5 मीटर की हाइट से ज्यादा नहीं लेते हैं ना, तो वरना हमारा सेग्रीगेशन होने लगेगा। अगर ज्यादा कंपेक्शन कर देंगे तो हमारा ब्लीडिंग होने लगता है, या फिर ज्यादा दूरी से हाइट से गिराएंगे तो कॉम्पैक्ट तो होगी ही। हाँ, तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग दोनों देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से हमारी जो हाइट होती है 1 मीटर रखते हैं। अगर 1.5 मीटर होता तो वो भी सही होता। ठीक है, 1.5 मीटर से अधिक नहीं हम रखते। नेक्स्ट, कंक्रीट विच प्रोसेस इज नॉट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट निर्माण में कौन सी प्रोसेस यूज में नहीं लिया जाता है? बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो सब आपके कंक्रीट के ऑपरेशन हैं। आपका ये रिमूविंग थोड़ी ना ऑपरेशन है। रिमूविंग सुने हो, पढ़ाए हैं हम, इसके पहले लिए हैं क्लास, क्विक रिवीजन, उसमें रिमूविंग का तो कहीं नाम नहीं लिया गया है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेथड इज नॉट यूज फॉर क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कि निम्न में से कंक्रीट के क्योरिंग के लिए कौन सी विधि का यूज नहीं किया जाता है? स्प्रेइंग मेथड, पॉन्डिंग मेथड, स्टीम क्योरिंग, फ्लोर क्योरिंग। फ्लोर क्योरिंग बताए हैं, नहीं होता है। फ्लोर क्योरिंग नहीं होता है, स्प्रेइंग क्योरिंग होता है, पॉन्डिंग क्योरिंग होता है। पॉन्डिंग में हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए जनरली करते हैं, जैसे रूफ स्लैब हुआ, इन सब के लिए यहाँ पे जो है हम अपना डाल देते हैं, कच्ची मिट्टी की जो है मेड़ टाइप की बना देते हैं स्ट्रक्चर, और इन सेक्शंस में पानी भर देते हैं अपना। पॉन्डिंग मेथड हो गया। स्प्रेइंग में कंक्रीट पे पानी छिड़कते हैं। स्ट्रीम में भाप के माध्यम से तराई करते हैं। जो स्ट्रीम क्योरिंग है आपकी, ये किसके लिए करते हैं? प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए करते हैं। कहाँ पर नहीं करते हैं जो है स्टीम क्योरिंग? जहां हमको गर्म प्रदेश होते हैं, हार्ड वेदर कंक्रीटिंग में नहीं करते हैं। और कहाँ नहीं करते हैं स्टीम क्योरिंग? स्टीम क्योरिंग और कहाँ नहीं करते हैं? हाई एल्यूमिना सीमेंट में नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं इन जगहों पे? क्योंकि हमारा जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट हुआ, आपका हॉट वेदर कंक्रीट हुआ, इनमें जो है आपका स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त करता है कंक्रीट। हॉट वेदर में अगर हम कंक्रीटिंग करेंगे तो हमारा जो सीमेंट है तो जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा, जल्दी ही मतलब कि जो है अपना रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो इस वजह से हम स्टीम क्योरिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टीम जो होती है हमारी गर्म होती है, वो और टेम्परेचर बढ़ा देगी। इस वजह से स्टीम क्योरिंग जो है हार्ड जो है अपना हॉट वेदर कंक्रीट के लिए नहीं करते हैं, ना ही जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा। आप ये कैसा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई नहीं। आफ्टर प्लेसिंग ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इट मस्ट इफेक्टिवली कवर्ड बाय व्हिच मटेरियल, यानी कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट डालने के बाद उसे किस सामग्री से प्रभावी रूप से ढकना चाहिए? तो आपका इसको के लिए जो है कौन सा जो है यूज करते हैं, किस जो आपकी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होती है, इसमें को इफेक्टिव रूप से ढकने के लिए किस मटेरियल से हमको ढकना होता है? तो इसको हम जो है पॉलीएथिलीन शीट से ढकते हैं। इसे ढकते हैं पॉलीएथिलीन शीट, लिख देते हैं यहाँ पे पॉलीएथिलीन शीट। एक मिनट, मोटा ले लेते हैं थोड़ा। पॉलीइथिलीन शीट, पॉलीइथिलीन शीट से कवर कर देते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा राइटिंग नहीं सही है, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा आप लोग क्या लिखा है पॉलीइथिलीन शीट। मेन चीज समझना चाहिए राइटिंग क्या मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए प्रोसेस फॉर extracting mineral or other solid natural resource from waste material that previously have been disposed by burying them in the ground is generally known as, यानी कि भूमि में दबाकर फेंके गए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे खनिज या ठोस प्राकृतिक संसाधनों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैंडफिलिंग, लीचेट्स, अनअर्थिंग, एक्सकावेटिंग, लैंडफिल माइनिंग। जनरली उसको लैंडफिल माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर प्लास्टरिंग पर्पज एज पर IS 1542 1992 शैल बी इन द रेंज ऑफ, यानी कि IS 1542 1992 के अकॉर्डिंग आपका जो प्लास्टिक कार्य में प्रयुक्त जो आपका सैंड होता है उसके लिए जो फाइनेंस मॉडुलस होता है उसकी लिमिट्स क्या होती हैं?
तो उसके लिए जो लिमिट्स आपकी होती है, आपका जो एक होता है कोर्स सैंड, एक आपका होता है मीडियम सैंड, एक आपका होता है फाइन सैंड। कोर्स सैंड की जो रेंज होती है फाइनेंस मॉडुलस की, वो जनरली होती है 2.9 से लेकर के 3.2, ठीक है। और मीडियम सैंड के लिए जो होती है 2.6 से लेकर के आपका 2.9 होती है। फाइन सैंड की होती है 2.2 से लेकर के 2.6। एक मिनट इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे। फाइन सैंड, फाइन सैंड के लिए कितनी होती है? फाइन सैंड के लिए जो है आपका होती है 2 फाइनेंस मॉडुलस 2.2 से लेकर के 2.6। और आपका इसके लिए मीडियम सैंड के लिए क्या होती है? 2.6 से लेकर के 2.9 मीडियम सैंड। मीडियम सैंड, मीडियम सैंड के लिए क्या होती है? 2.6 से लेकर के आपका 2.9 के बीच होती है, ठीक है। और आपका कोर्स सैंड के लिए क्या होती है रेंज? कोर्स सैंड, कोर्स सैंड के लिए जो आपकी रेंज होती है 2.9 से लेकर के 3.2 होती है, 2.9 टू 3.2। तो आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि IS 15 द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर प्लास्टरिंग पर्पज एज पर IS 1542 1992 शैल बी इन द रेंज ऑफ, यानी कि जो है आपका प्लास्टरिंग वर्क में जो है आपका फाइनेंस मॉडुलस सैंड का क्या होता है। तो देख लीजिए रेंज 2.2 से लेकर के 3.2 होती है, तो इसमें से कहाँ पे मिलेगा? 2.2 से लेकर के 3.2 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर लगाना पड़ेगा। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो है आपका 3.5 से 5.2, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा, हाँ। और 5.5 से, जब 3.5 से 5.52 जो है ज्यादा है, तो 5.5 से लेकर के 7.5 और ज्यादा हो जाएगा। हाँ? अब आपका बचा ए ऑप्शन, 0.5 से लेकर के 0.9, ये तो बहुत ही कम है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी 1.2 से लेकर के 2.2 होता है। देख लीजिए 2.2 तक दिया है, 1.2 से 2.2 अप्रोक्सीमेट आंसर चेक कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग पहले गलत कौन से हो रहे हैं उनको चूज कीजिए, फिर जो है आपका जो है जो रेंज वाले होते हैं जनरली ऐसे किया कीजिए, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट क्योरिंग, यानी कि आपका क्योरिंग के दौरान आपका लो टेम्परेचर जो होता है, वो जो आपका कंक्रीट की क्योरिंग के दौरान कम तापमान होने से क्या हो सकता है? इंक्रीज स्ट्रेंथ, यानी कि जो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। डिक्रीज स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ में कमी हो सकती है। हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर आपका डिपेंड ऑन द फैक्टर्स, यानी कि अदर कारकों पर डिपेंड करता है। तो आपका जो कंक्रीट डालने के दौरान अगर आपका टेम्परेचर लो है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। सामान्यतः कंक्रीट के लिए जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर के लिए जो है उपयुक्त रहता है। आपकी जो फ्रेश कंक्रीट होती है, इसका टेम्परेचर 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हम फ्रेश कंक्रीट बनाते हैं उसका टेम्परेचर 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रहना चाहिए। इससे ना 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तो जो आपका कंक्रीट के लिए सब उपयुक्त टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच माना जाता है। तो हमारा जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्योरिंग के दौरान अगर कम टेम्परेचर होगा, तो हमारा जो है टेम्परेचर कम होगा, तो हमारा इवापोरेशन, देखना यहाँ पे अक्सर लोग गलत करेंगे, लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज स्ट्रेंथ। अरे स्ट्रेंथ डिक्रीज कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन सही से तो पढ़ो। कंक्रीट में के क्योरिंग के दौरान अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर क्योरिंग के कंक्रीट मतलब कि क्योरिंग के दौरान हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमारा पानी इवापोरेशन जो है कम होगा ना। तो पानी का इवापोरेशन कम होगा और हमको पानी की भी कम आवश्यकता होगी।
तो पानी की कम आवश्यकता होगी तो हमारी जो है क्योरिंग किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारी जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे देखना। जब हमारा क्योरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है सीमेंट से जब पानी मिलाते हैं, तो क्रीप और सिंकेट डेवलप होता है। जब क्रीप और सिंकेट डेवलप होगा तो हमारी जो है कंक्रीट में जो है क्रैक्स वगैरह दिखने लगेंगे। तो क्रैक्स दिखने लगेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ जो है लॉस कर जाएगी। तो जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ लॉस करेगी तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, डिक्रीज स्ट्रेंथ, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा हैज नो इफेक्ट, भी नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर। इसका क्या मतलब है? यानी कि इंक्रीज स्ट्रेंथ आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि क्योरिंग इसीलिए करते हैं कि हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो हो और टेम्परेचर ऊपर से कम हो गया, यानी कि एक प्रॉफिट और भी हो गया, हमारा टेम्परेचर कम हो गया, तो जो है हमारा जो है स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगी, है ना। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे डिक्रीज स्ट्रेंथ लगाते हैं। फॉर ए गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि एक निश्चित एग्रीगेट रेशियो के लिए वाटर सीमेंट अनुपात बढ़ाने पर क्या होता है? इंक्रीज इन श्रिंकेज, क्या श्रिंकेज बढ़ता है? डज नॉट कॉज एनी चेंज इन श्रिंकेज, श्रिंकेज में जो है कोई चेंज नहीं होता है। इंक्रीज द स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। डिक्रीज श्रिंकेज, श्रिंकेज डिक्रीज होता है। क्या होता है इसमें? तो हम जब इसमें एग्रीगेट अपना एक निश्चित अनुपात में जो है एग्रीगेट के लिए जो है वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो हमारी जो है श्रिंकेज डेवलप होता है। ठीक है, जल वाटर सीमेंट रेशियो में जब हम अपना जो है वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं एग्रीगेट के लिए तो हमारा क्या होता है? जो ये श्रिंकेज होता है ये डेवलप होता है, बढ़ा जाता है, और हमारी कंक्रीट जो है वो वर्केबल हो जाती है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं तो हमारी वाटर का मान बढ़ रहा है। यानी कि ऐसे देखो इधर, वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा वाटर बढ़ेगा, फिर हमारी जो है स्ट्रेंथ, अरे उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कम हुआ तो क्या होगा? तो हमारी जो है वर्केबिलिटी बढ़े, सॉरी घटेगी। वर्केबिलिटी बढ़े, घटेगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इस वजह से आपका इंक्रीज भी, इंक्रीज श्रिंकेज बढ़ेगा। श्रिंकेज कहाँ बढ़ेगा? जब हमारी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ में कमी होगी तभी तो श्रिंकेज बढ़ता है। नेक्स्ट, इन कंक्रीट व्हील हैंड मिक्सिंग इज अडॉप्टेड, एक्सेस सीमेंट टू बी एडेड इज, यानी कि कंक्रीट में हाथ से मिश्रण करते समय अतिरिक्त सीमेंट कितना डाला जाता है? 4%, 10%, 14%, 20%। तो हमारा जो है एक्स्ट्रा सीमेंट कितना डालते हैं? तो एक्स्ट्रा सीमेंट जो है हम 15% डालते हैं, 10 से 15%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं, 10 से 15% के मध्य होता है ना। तो हमारा 14% लगा दे रहे हैं, 14% आपका करेक्ट आंसर है। 10 से 15 यानी कि बीच में ले लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 भी सही है, 14 भी सही है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 से 15% के बीच में लेते हैं। नेक्स्ट, इन विच द फॉलोइंग कासेस स्ट्रीम क्योरिंग शुड बी प्रेफरेबली यूज्ड, यानी कि निम्न में से किस स्थिति में भाप द्वारा क्योरिंग का यूज किया जाता है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट, यहां भी लोग गलत करेंगे। प्री कास्ट कंक्रीट, कास्ट इन सीटू कॉलम, कास्ट इन फाउंडेशन। तो हम तो ये जानते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी तो कोई नहीं लगाएगा, कास्ट इन सीटू पे हम स्टीम क्योरिंग नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी तो और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत। अब प्रीकास्ट कंक्रीटिंग और प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इसमें भी लोग कंफ्यूज होंगे।
तो इसमें से जो हमारा स्टीम क्योरिंग होता है वो किसके लिए करते हैं? तो हमारा जो स्टीम क्योरिंग है वो जो जनरली हम जो है प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए करते हैं, जो हमारी पहले से बनाई जाती है मेंबर, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, सब लिखाया गया है इसमें, लिखाए हैं, एक वर्ड टू वर्ड लिखाए हैं क्विक रिवीजन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टीम क्योरिंग शुड बी प्रेफरेबल यूज्ड? प्रीकास्ट यूनिट स्टीम क्योरिंग। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्योरिंग इज नॉट, यानी कि क्योरिंग का उद्देश्य नहीं है रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, यानी कि सीमेंट कंक्रीट में संकुचन को कम करना, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है इसको कम करना, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन, वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को रोकना, प्रिजर्वेटिव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के गुणों को सुरक्षित रखना। तो इसके कौन से उद्देश्य नहीं? तो इसका जो आपका क्योरिंग आपका रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, क्या ये आपका जो है सीमेंट कंक्रीट की श्रिंकेज को जो है रिड्यूस कर देता है श्रिंकेज? हाँ सही है, लेकिन इस वजह से गलत है। अभी मेरा भी गलत हो जाता क्योंकि मैंने ये नॉट नहीं देखा, यही लगा था मैं भी। इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए, नॉट लिखा है या नहीं लिखा है, रिड्यूस, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, लड़का इसी में बच्चे गलत कर देते हैं। रिड्यूस दी श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट की जो श्रिंकेज होती है उसको कम करना होता है, सही बात है, इस वजह से गलत है। रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि क्या क्योरिंग करते हैं हम तो स्ट्रेंथ में कमी के लिए करते हैं? ना ना ना, अपना जो रिड्यूस ऑफ स्ट्रेंथ, जो आपका ये स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, यहाँ पे अगर हमारा जो है इंक्रीज लिखा होता तो हमारा सही होता, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस वजह से, क्योंकि ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सी, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इवापोरेशन, यानी कि वाटर के जो आपका वाष्पीकरण होता है उसको जलहान को रोकने के लिए भी गलत है, क्योंकि सही है। प्रिजर्वेटिव द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुणों को सुधारने के लिए, हाँ तभी तो हम क्योरिंग करते हैं, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा निकल जाता है, इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट, द क्योरिंग टाइम इन कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल्स इज, यानी कि कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल्स का क्योरिंग समय होता है लेस, मॉडरेट, हाई या वेरी हाई, इसमें से कौन सा होगा? तो जो हमारी कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल्स होती है इनका क्योरिंग पीरियड जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योरिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी डन बाई, आपकी जो क्योरिंग ऑफ कंक्रीट है वो किसके द्वारा की जाती है? स्प्रेइंग मेथड की जा सकती है, स्प्रेइंग मेथड, पॉन्डिंग मेथड, कवरिंग विद मॉस्ट कॉल्ड क्लॉथ, यानी कि नम कपड़े से ढकना, एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। तो स्प्रेइंग मेथड भी होता है आपका, पॉन्डिंग मेथड भी होता है, कवरिंग विद मॉस्ट क्लॉथ यानी कि गनी बैग वाला बोल रहा है, तो आपका एनी ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टीम क्योरिंग इज नॉट यूज फॉर, स्टीम क्योरिंग, एक मिनट, स्टीम क्योरिंग इज नॉट यूज फॉर विद, यानी कि जो आपकी स्टीम क्योरिंग है इसका यूज किसके साथ नहीं किया जाता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा होगा? सभी इसमें ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ऑल ऑफ दीज जहां दिखता है सब लोग वहीं भागते हैं। तो जन हम बताए हैं किसमें नहीं करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट में नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन करता है। और कहा नहीं करते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं एंड हॉट वेदर कंक्रीट, हॉट वेदर कंक्रीटिंग, हॉट वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्योरिंग क्या होता है? रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही, आपका जो है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को जो है ये रिड्यूस कर देता है। बी, आपका जो है प्रिजर्वेटिव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुणों को सुरक्षित रखता है, हाँ बिल्कुल सही है। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण द्वारा पानी की हानि को रोक सकता है, बिल्कुल सही, इसमें हाँ ऑल ऑफ एबव सही है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ एबव दिखा करे तो ऐसे नहीं लगाया करो, आप लोग पढ़ के लगाया करो।
Which of the following statement is true? A gap of 0.3 mm is to be maintained between cement bag and wheel storing cement, यानी कि सीमेंट भंडारण के समय आपका सीमेंट की बोरी और दीवार के बीच जो है 0.3 मीटर की दूरी रखनी चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है, इसको भी पढ़ लो। ए गैप ऑफ 100 सेंटीमीटर इज टू मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल व्हील स्टोरिंग सीमेंट, यानी कि सीमेंट भंडारण के समय सीमेंट की बोरी और दीवार के बीच जो है 100 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। क्या ये ऑप्शन सही है? तो आपका ये गैप ऑफ जनरली ये आपका जो है 0.3 मीटर दूरी रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बीच 0.3 मीटर टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल, सीमेंट और बैग और आपके वॉल के बीच जो दूरी होती है वो 0.3 मीटर होती है। ठीक है, ये आपका बोला है सीमेंट भंडारण के समय सीमेंट की बोरी और दीवार के बीच जो है 100 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। भाई ये तो नहीं होता है, 0.3 मीटर दूरी रखते हैं। तो हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, ओनली केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा नीचे कर लें, नहीं दिखेगा। Which of the following are the specification of cement bag और स्टोरेज, यानी कि आपका भंडारण के लिए सीमेंट बैग विनिर्देशन क्या है? वेट आपका इसका क्या है? 50 किलोग्राम होता है। हाइट इसकी 18 सेंटीमीटर होती है। प्लान एरिया 300 वर्ग सेंटीमीटर होता है। वॉल्यूम 35 लीटर होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जनरल इसके जो है ऑप्शंस कौन से सही है? ए, बी, सी या डी? एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर ले। दिख रहा होगा। तो जनरली हमारा वेट ऑफ एक बैग सीमेंट होती है जो, उसका जो वेट होता है 50 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही बात लिखी है। हाइट जो होती है इसकी 18 सेंटीमीटर होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। प्लान एरिया जो आपका 300 जो है आपका 300 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम इसका 35 लीटर होता है। बिल्कुल सही बात है। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी, तीन चारों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इनमें से गलत कथन चुनना है। विद पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, यानी कि समय के साथ सीमेंट की सामर्थ्य बढ़ती है। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सही है? गलत कथन चुनना है। बोल रहा है विद द पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज, यानी कि समय के साथ कंक्रीट की नहीं बोल रहा है, सीमेंट की बोल रहा है। सीमेंट की अक्सर इसको सही लोग कर देंगे। कंक्रीट नहीं है, सीमेंट की सामर्थ्य बढ़ती है। गलत, यही ऑप्शन नंबर एक है। अरे गलत क्यों लगा दी? हालांकि स्टेटमेंट एक गलत है, इस वजह से मैंने लगा दिया। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि स्टेटमेंट ए आपका गलत है। विद पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीज, यानी कि समय के साथ सीमेंट की स्ट्रेंथ घटती है। बिल्कुल सही लिखा है, इस वजह से आपका गलत। आफ्टर ए पीरियड फॉर 24 मंथ्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूस 50%, बिल्कुल सही बात लिखी है। यानी कि 24 मंथ, यानी कि 2 साल आपका अगर सीमेंट स्टोर कर लिए तो हमारी 50% स्ट्रेंथ जो है लॉस हो जाएगी। द कंक्रीट मेड विद स्टोरेज डिटेरोरेटेड सीमेंट गेन स्ट्रेंथ विद टाइम, यानी कि आपका सीमेंट जो है आपका सीमेंट कंक्रीट के समय के साथ सामर्थ्य प्राप्त करता है। ये भी बात सही लिखी है, इस वजह से आपका गलत है। नेक्स्ट, क्योरिंग ए कंक्रीट लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर, यानी कि लंबे समय तक कंक्रीट की क्योरिंग करने से क्या बेहतर होता है? वॉल्यूम, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वाटर रेजिस्टेंस या ऑल ऑफ फेवर? तो इसमें से लंबे समय तक अगर हम कंक्रीट की क्योरिंग करेंगे तो इसमें से क्या बढ़ेगा बताइए? वॉल्यूम ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, स्थिरता वॉल्यूम। स्ट्रेंथ बढ़ेगी? बढ़ेगी। वाटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका चारों स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, इफ द इफेक्टिव प्लान एरिया ऑफ ए वेयर हाउस इज
54 square meter, and maximum height of piles permitted in is 270 centimeter, then what is the number of cement bag that can be stored? यानी कि यदि एक गोदाम का इफेक्टिव एरिया जो है आपका 54 वर्ग मीटर है और अधिकतम हाइट जो है 270 सेंटीमीटर है, तो कितने सीमेंट बैग जो है स्टोर किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो आपका जो है क्या दे रखा है? दे रखा है जो है हमारा जो इफेक्टिव एरिया है, इफेक्टिव एरिया कितना दिया है, यहां से सॉल्व करें इसको। इफेक्टिव एरिया कितना है? इफेक्टिव एरिया हमारा कितना दिया है? 54 मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव एरिया हमारा 54 मीटर स्क्वायर है और 54 मीटर स्क्वायर, हाँ। और अधिकतम हाइट हमारी जो है 270 सेंटीमीटर दी रखी है, तो इस 270 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2.7 मीटर आएगा। तो गोदाम में रखी जाने वाली बोरियों की जो आपकी हाइट होगी, हाइट h इज इक्वल टू कितना है आपका? 270 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.7 मीटर। 2.7 मीटर आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम इक्वल टू आपका एरिया इंटू हाइट, आपका वॉल्यूम निकल आएगा। यानी कि एरिया इंटू हाइट इक्वल टू कितना हुआ? इसको 54 को जो है 2.7 से मल्टीप्लाई करो। 54 इंटू 2.7 कितना आएगा? 1 मिनट कैलकुलेट कर ले। 54 इंटू 2.7 लगभग आ रहा है आपका 145.8 लिख ले रहा है। 145.8 45.8 145.8 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। अब एक बैग सीमेंट जो होता है, इसकी हाइट कितनी होती है? हाइट ऑफ 1 बैग सीमेंट, 1 बैग सीमेंट कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर होती है, तो इसको 0.18 मीटर लिख सकते हैं, एक बैग सीमेंट की जो हाइट होती है, ठीक है। और आपका सीमेंट बैग का एरिया कितना होता है? एरिया इक्वल टू, एरिया आपका जो होता है 30 मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 0.30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना डाटा हमको पता है। तो अब सीमेंट बैग का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वी इक्वल टू, जैसे इसमें किए हैं इफेक्टिव एरिया इंटू हाइट, वैसे इसमें कर देंगे। 30 इंटू 18, 30 इंटू 18 कितना आया? 54, यानी कि 0.04 मीटर क्यूब। यहाँ पे पॉइंट लगाओ यार, 0.18, 0.03, यहाँ पे 0.04, 054, 0.054 मीटर क्यूब। अब यहां से आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपकी जो है रखी जा सकने वाली बोरियों की संख्या इधर सॉल्व कर दे रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अपना पार्ट फर्स्ट है इतना। पार्ट फर्स्ट में इतना करेंगे, पार्ट सेकंड में इतना करेंगे, पार्ट सेकंड, फिर इधर पार्ट थर्ड लिख दे रहे हैं। अरे पार्ट थर्ड में क्या करेंगे? अब जो हमारा ये वॉल्यूम निकल के आया है इफेक्टिव एरिया इसका, इसका आपका गोडाउन का, और 145.8 अपान में जो है 0.054 इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है नंबर आप बैग आ जाएंगे, कितने बैग रख सकते हैं उस वेयर हाउस में। तो हमारा वॉल्यूम दिया है इसका
गोडाउन का वॉल्यूम यहाँ पे लिख ले रहा है, वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस, डब्ल्यू से लिख रहे हैं शॉर्ट में। वे वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस कितना दिया है, 145.8 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। समझ आना, ये सीमेंट लिखा है, अपान में इसको जो है 0.054 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉरी डिवाइड कर दो 0.054 से, कितना आ रहा है, एक मिनट कैलकुलेटर ले लें, जस्ट वेट 2 सेकेंड। कैलकुलेटर 145.8 डिवाइड बाई 0.054, 27, आपका ऑप्शन नंबर डी, 2700 जो है सीमेंट्स के बैग रखे जा सकते हैं। ठीक है, आपके जो है इस प्लान में 2700 सीमेंट के बैग रखे जा सकते हैं। आपका सोल्यूशन यहाँ पे आपका करना क्या है, करना है पहले आपका जो है वेयर हाउस का इफेक्टिव प्लान जो है, इसको जो है 50 इफेक्टिव एरिया जो दिया है 54 स्क्वायर मीटर दिया है, तो 54 मीटर स्क्वायर, और इसका जो है पाइल्स जो दी है, इसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ पाइल्स जो है 270 सेंटीमीटर पर मीटर है अलाउड है। ठीक है, तो 270 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2.7 मीटर आएगा। तो इसको जो है वॉल्यूम तो इतना तो छोटा बच्चा भी कर लेगा कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, एरिया इंटू हाइट, अपना वॉल्यूम निकल आएगा। 54 इंटू 2.7 करेंगे, अपना जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा 145.8 मीटर क्यूब। फिर हाइट ऑफ 1 बैग सीमेंट निकालेंगे, तो अपना जो है हाइट ऑफ 1 बैग सीमेंट क्या होती है, ये जनरली याद करने की चीज है, 0.8 मीटर क्यूब होती है। एरिया क्या होता है सीमेंट बैग का, 0.30 मीटर क्यूब होता है। जैसे इसमें वॉल्यूम निकालिए एरिया इंटू हाइट, वैसे सीमेंट बैग का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 0.054 मीटर क्यूब आ जाएगा। फिर करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस अपन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कर देंगे, अपना जो है नंबर ऑफ बैग आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 27 मीटर, 2700 नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ बैग, इतने नंबर ऑफ बैग सीमेंट आ जाएगा। ठीक, स्टीम क्योरिंग ऑफ कंक्रीट इज अडॉप्टेड फॉर, यानी कि जो आपकी कंक्रीट में स्टीम क्योरिंग होती है किसके लिए अपनाई जाती है, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर, कॉलम, बीम्स, वॉल्स। तो अभी क्वेश्चन निकल के गया है, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज, यानी कि परिवहन के दौरान मोर्टार से मोटे मिलावे का अलग होना क्या कहलाता है, ब्लीडिंग, क्रीपिंग, सेग्रीगेशन, श्रिंकेज। तो जनरली सेग्रीगेशन कहलाता है। ब्लीडिंग आपका जो है पानी जो होता है कंक्रीट सरफेस पे ऊपर आने लगता है, ज्यादा कॉम्पैक्शन की वजह से हो सकता है, फॉर मोर कॉम्पैक्शन, मोर कॉम्पैक्शन के कारण होता है। ठीक है, क्रीपिंग मतलब कि ये जो आप सस्टेन लोडिंग यानी कि लगातार लोड के लॉन्ग रहने से, ये आपका जो है सीमेंट सैंड एग्रीगेट अलग अलग होने लगते हैं। श्रिंकेज आपका जब जो है पानी में कंक्रीट सॉरी सीमेंट में हम पानी डालते हैं, पानी में सीमेंट डालते हैं, या को कुछ भी बोल दो, सीमेंट में पानी डालते हैं, तो हमारा जो है क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है, तो जो हमारा श्रिंकेज वगैरह डेवलप होने लगते हैं, इसी वजह से हम क्योरिंग करते हैं। द बैचिंग टॉलरेंस फॉर एग्रीगेट एज पर IS 456 इज, यानी कि IS 456 के अकॉर्डिंग जो है एग्रीगेट के लिए जो हमारा बैचिंग होता है उसके लिए टॉलरेंस कितना दे सकते हैं, तो उसके लिए जो टॉलरेंस देते हैं ±3 mm देते हैं। जैसे आपका किसके लिए पूछा है, एग्रीगेट के लिए। ठीक है, हम सीमेंट के लिए कितना देते हैं, ±2% जो है देते हैं टॉलरेंस। नेक्स्ट, ये भी लिखवाए हैं, द एक्टिविटी ऑफ बैचिंग इज प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट रिफर टू, कंक्रीट निर्माण में बैचिंग का क्या अभिप्राय है, वेचिंग ऑफ वेगिंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स विद इन
एक्सेप्टेबल टॉलरेंस फॉर ऑल बैच, यानी कि सभी बच्चों के लिए स्वीकृत सहनशीलता के भीतर सभी अवयवों का वजन करना। वेट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट, सभी अवयवों का वजन करना। मोस्ट एक्यूरेट वेजिंग ऑफ सीमेंट एंड वाटर दैट इन्फ्लुएंस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सीमेंट और पानी का सबसे सटीक मापन जो कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित करता है। मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेजरिंग करने का ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको तीन ऑप्शंस में चूज करना है, इसमें से कौन सा। देखिए, वेटिंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, हाँ करते हैं लेकिन गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सभी बैचों की स्वीकृत सहनशीलता के भीतर सभी अवयवों का वजन करना होता है। वेजिंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स विद इन एक्सेप्टेबल टॉलरेंस फॉर ऑल बैच, यानी कि क्योंकि हम टॉलरेंस भी देते हैं, प्लस माइनस 2 mm इधर उधर हो जाता है तो ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता। इस अगर ऑप्शन नंबर बी दिया, अगर ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं दिया होता तो हमारा ए करेक्ट होता, इस वजह से गलत। नहीं दिया होता तो हमारा ये सही होता, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग कंक्रीट आर देयर, छोटा बच्चा बता देगा तो वॉल्यूम बैचिंग, वेट बैचिंग। इफ द इफेक्टिव वर्किंग टाइम इज 7 hours and per batch time of concrete is 3 minutes, the output of a concrete mixture in liters of 150 लीटर कैपेसिटी इज, यानी कि यदि इफेक्टिव वर्किंग टाइम जो है आपका 7 hour है और आपका जो पर बैच समय जो होता है 3 मिनट होता है, तो 150 लीटर क्षमता वाले कंक्रीट मिक्सर का जो है प्रोडक्शन कितना होगा लीटर में बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, जनरली ये जो है रीजनिंग जैसे टॉपिक्स का सवाल। तो आपका जो इफेक्टिव वर्किंग एरिया है, वर्किंग टाइम है, वो 7 टाइम दिया है। इफेक्टिव वर्किंग टाइम, इफेक्टिव वर्किंग टाइम कितना दिया है, 7 आवर। 7 आवर और आपका जनरली ये देखना, अब 1 घंटे में हमारा जो है जो मिक्सर है 1 घंटे में जो हमारा मिक्सर है वो कितने मिनट काम कर सकता है? क्या 1 घंटे में 60 मिनट काम कर सकता है? ये समझिए, यहाँ पे एक समझने वाला टॉपिक है कि हमारा 1 घंटे में जो हमारा मिक्सर है वो 55 मिनट्स ही का वर्क कर सकता है, क्योंकि बाकी कुछ ना कुछ व्याधियां आएंगी तो उसको बंद करना पड़ता है। तो हमारा जो है वर्किंग वर्किंग पीरियड, अरे वर्किंग पीरियड ऑफ मिक्सचर इज 50 to 55 मिनट। ठीक है, अब 50 to 55 मिनट है इसका वर्किंग पीरियड। ठीक है, तो अब जो है जनरली हम इसका बीच का ले ले रहे हैं, 50 to 55 मिनट के बीच का, तो 54 मिनट ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। जो वर्किंग 1 घंटे में जो है हमारा 54 मिनट ही वर्क कर रहा है, तो इसको जो है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, अब आंसर अभी नहीं आएगा। 54 into 7 328 मिनट, इतने मिनट काम करेगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 150 लीटर क्षमता वाले जो है आपकी कंक्रीट मिक्सचर की, क्या जो है आपका जो 1.5 लीटर क्षमता वाले है वाले कंक्रीट मिक्सचर का उत्पादन कितना होगा। आपका जो है प्रति बैच समय जो लेता है 3 मिनट लेता है, और 328 मिनट 1 मिनट से 4 4 28, अरे 378 आएगा यार, सॉरी, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जा भाई, यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट इमेज कर, अरे
रुको, आ जाएगा आ जाएगा। इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। 378 आएगा। 378। अब क्या करना है? अब बोल रहा है हमारा 1 घंटे के लिए जो समय लग रहा है वो कितना ले रहा है? 3 मिनट। तो इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट, ये सारा उल्टा चल रहा है। इसको 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, तो हमारा कितना आएगा? 3 1, 1 बार कट होगा। 2 3 2 6, 1 8 6, 3 6 18, 126। यहाँ पे जो है आपका 126 आ जाएगा। फिर मिश्रक की क्षमता जो आपकी दी है वो दी है 150 लीटर। इसको फिर जो है 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आएगा? 1 मिनट, 126 इंटू 150, 18,900। ऑप्शन नंबर डी, 18,900। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, समझ गए? क्योंकि इसमें जो है आपका इफेक्टिव वर्किंग टाइम दिया है 7 आवर। वर्किंग पीरियड ऑफ मिक्सचर जो है 1 घंटे में वो जनरली 50 to 55 मिनट ले रहे हैं। ये जूम करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि जो है हम भाई पहले जाएंगे, उसको साफ करेंगे, फिर जो है उसके अंदर कंक्रीट डालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे उसको, तो अपना जो है 50 to 55 मिनट ले रहे हैं। तो 50 to 55 मिनट के बीच में 54 ले रहे हैं। तो इसको फिर जो है हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर जो है क्योंकि वर्किंग आवर हमारा 7 दिए रखा है, तो 54 से मल्टीप्लाई करके जो है हमारा 378 आ गया। फिर इसको जो है जो है 3 मिनट पर आपका जो है ये दे रखा है, कहाँ गया? 3 मिनट है पर बैच समय, जो आपका पर बैच टाइमिंग दे रखा है 3 मिनट है। तो उसको फिर आया हमारा 126 मिनट। फिर जो है 126 मिनट को जो है उसकी कैपेसिटी से जितना पूछ रहा 150 की कैपेसिटी है एक बैच की, तो 126 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18,900 हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल से जितना दूर भागोगे उतना ही जो है खतरनाक हो। इसमें का बाकी ऑप्शन कहाँ गए? 2 ही हैं। 1 मिनट देख रहे हैं। For batching 1:3:6 concrete mixed by volume, which of the following are in ingredients required for bag of 50 किलोग्राम सीमेंट? 1:3:6 कंक्रीट मिक्स में जो आयतन के अनुसार जो आयतन के लिए 50 किलोग्राम सीमेंट पर बैग के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री की आवश्यकता है? तो हमारा जो है रेशियो कितना दे रखा है? 2 ही ऑप्शन है क्या इसमें? रेशियो क्या देख रखा है? चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। रेशियो हमारा 1:3:6 है, या फिर टाइपर ने गलती की है। फिर रेशियो हमारा 1:3:6 है। आपका सीमेंट की मात्रा कितनी है? सीमेंट कितना दे रखा है? 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम, तो इसको लीटर में जो है हमारी 35 लीटर होती है सीमेंट लीटर। ठीक है, तो अपना जो है सैंड की मात्रा कितनी होगी? क्योंकि हमारा जो एक पार्ट सीमेंट है ना, हमारा ए पार्ट सीमेंट को शो करता है। 1 मिनट, सीमेंट, ठीक है। अपना जो है ए वाला पार्ट जो है सैंड को शो करता है, सैंड। और ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है एक कोर्स एग्रीगेट उसको शो करता है, यानी कि मिलावे का मात्रा, यानी कि एग्रीगेट को शो करता है। ठीक है, तो अब क्या करना है और सैंड की मात्रा बताना है। सैंड, सैंड अपना जो है ये 35 लीटर है। सीमेंट तो अपना जो है 35 को 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रिक्वायर्ड पर बैग 50 किलोग्राम इंग्रेडिएंट्स दे रखा है। तो सीमेंट के अकॉर्डिंग जो है 35 लीटर में लिख लो, क्योंकि ऑप्शंस आपके लीटर्स में है। तो जो है हमारा सीमेंट जब 35 लीटर में है तो सभी लीटर में ले लो, क्योंकि सब जो है 50 किलोग्राम के
रेशियो में है तो सबका आयतन भी तो 35 लीटर ही होगा लगभग, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कोई बात नहीं। तो सैंड कितना होगा, 3 इंटू 35 कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, 5, 105 लीटर आ गया, ठीक है। और एग्रीगेट आपका कितना लगेगा, एग्रीगेट हमारा लगेगा 6 पार्ट है, तो 6 इंटू 35, कितने इजी सवाल है, लोग इसको छोड़ देते हैं, बहुत इजी सवाल। 30, 210, 210 लीटर आएगा, जिसमें आपका 35 लीटर सीमेंट, आपका 105 लीटर सैंड और 210 लीटर एग्रीगेट। 70 लीटर सैंड, 120 लीटर एग्रीगेट, गलत। 70 किलोग्राम सैंड, ये तो बिल्कुल गलत, ऑप्शन छूट दिया है, तो इसमें नन ऑफ दीज कर लीजिए, नन ऑफ दीज, ठीक है। या फिर आप ये कर लीजिए 35 लीटर सीमेंट, बिकॉज 35 लीटर सीमेंट, 35 लीटर सीमेंट रिक्वायर होगी, और हमको जो है 105, यहाँ पे कॉमा, 105 लीटर जो है हमारा क्या रिक्वायर्ड होगा, सैंड। इसको किलोग्राम में भी कर सकते हैं, फिर 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 150 आ जाएगा, हाँ। और अपना जो 56 36 300, यहाँ पे एग्रीगेट 300 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और इसको जो है यहाँ पे 210 लीटर क्या ऐड होगा, आपका एग्रीगेट, इसको किलोग्राम में करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे थोड़ा एरर है उस क्वेश्चन में, टाइपिस्टर ने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। बैचिंग एरर मींस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ, यानी कि बैचिंग त्रुटि जो होती है इसका अर्थ क्या है, एग्रीगेट सीमेंट वाटर। बैचिंग त्रुटि का अर्थ है मात्रा में अशुद्धता, किसकी, सभी की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर बैचिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कि निम्न में से कौन सा कंक्रीट उचित बैचिंग का परिणाम है, इकोनॉमी, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ। इसमें से आपसे आपका कौन सा आंसर सही होगा। विच ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट प्रॉपर बैचिंग कंक्रीट, प्रॉपर बैचिंग करोगे तो इकोनॉमिक भी होगी, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी, वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी, सभी स्ट्रेंथ कड़ी सही हैं। अरे नेक्स्ट, the process of proper and accurate measurement of concrete ingredients for uniformity of proportion is known as, कंक्रीट के अवयवों का उचित एवं सटीक मापन कर समान अनुपात प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बैचिंग, ग्रेडिंग, मिक्सिंग, नन ऑफ दीज। इसमें से किसको क्या होगा, आपका जो है कंक्रीट के अवयवों को उचित एवं सटीक मापन कर समान अनुपात प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है बैचिंग कहलाती है। नेक्स्ट, लोग ग्रेडिंग यहाँ पे लगाएंगे। द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नोन एज, यानी कि कंक्रीट बनाने के लिए सामग्री का मापन क्या कहलाता है, बैचिंग। नेक्स्ट, कंक्रीट इज केप्ट मोस्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर प्लेसमेंट एंड फिनिशिंग टू इनहेंस इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड। कंक्रीट को डालने और फिनिशिंग के बाद कुछ समय तक नम रखा जाता है ताकि उसकी शक्ति और स्थायित्व बढ़े, इसे क्या कहते हैं, क्योरिंग। जनरली जो है हम ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कंक्रीट के बाद जो है हम जब प्लेसिंग कर देते हैं उसके बाद कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन के बाद जो है हम फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग के बाद क्योरिंग करते हैं। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, क्योंकि डेली क्लासेस चलेंगी इसी तरह से। अपना कंक्रीट के बाद हम सोच रहे हैं अपना आरसीसी या हाईवे में से कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जस्ट ज्यादा चैप्टर नहीं तो 3 4 चैप्टर बचे हैं, जल्द ही ये भी कवर हो जाएगा। एस्टिमेशन भी बचा है ना थोड़ा, तो एस्टिमेशन भी देख लेंगे, 1 2 दिन में वो भी निकल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।